गंभीरता दिखाई है। हर एक बार जब यूनियन का कॉल आया है, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आगे चल के बैठ जाइए आप कम लोग। वक्त में आप लोगों ने उस प्रोग्राम में शामिल होकर जो अपना एंगर दिखाया है इस सरकार के खिलाफ, जो अपना गुस्सा दिखाया है WTO के खिलाफ, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, मैं उसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपको फिर से जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे समय में रह रहे हैं। ये समय ऐसा है कि दुष्यंत ने ठीक कहा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। देखिए ये कितनी हास्यास्पद बात है कि वो कमेटी बनी UGC के द्वारा। उस कमेटी का नाम था फेलोशिप इन्हांसमेंट कमेटी, और उसका फैसला क्या है कि फेलोशिप को खत्म कर देना चाहिए। रेडिकुलस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, जब ऐसे लोग हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको न इतिहास की समझ है, न भूगोल की समझ है, न भारतीय संस्कृति की समझ है। वो भारतीय संस्कृति के ठेकेदार हैं, वो देशभक्ति के ठेकेदार हैं, और वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि कैसा विकास करेंगे साहब? आप एक काम कीजिए, बस आप कुर्सी से उतरकर आराम कीजिए और आप कोई काम नहीं। पूरी दुनिया के अंदर बात सिर्फ JNU की नहीं है, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है। आप अखबार पढ़ते होंगे, आप TV देखते होंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे। पूरी दुनिया के अंदर एक छात्र आंदोलन खड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया गया। जो पूरा का पूरा आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको या जो हमारा आंदोलन है उसके साथ जोड़कर देखते हैं और छात्रों की एकता को लाल सलाम करते हैं। चाहे जामिया हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, FTII हो, साउथ अफ्रीका हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सब जगह ये आंदोलन क्यों खड़ा हो रहा है? आंदोलन इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब हमारे हाथ में मोबाइल आया तो एक सपना दिखाया। वो सपना था कि दुनिया जो है वो टेक्नोक्रेट हो गई है, डेवलपमेंट की धारा प्रवाह जो है एक नदी बह रही है जिसमें बस हमको डुबकी लगाने की जरूरत है। लेकिन ये बात कुछ ही दिनों में आज हमारे सामने आ चुका है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो एक मंदी से निकलकर, एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में जाता है। याद कीजिए वो जमाना जब पूरी दुनिया के अंदर एक समाजवादी विचारधारा फैल रही थी, तब अमेरिका के द्वारा एक शगुफा छोड़ा गया था मार्शल प्लान का। और मार्शल प्लान के बाद जब यूरोप के देश अमेरिका से लोकता में फंस गए, उसकी तरफ आकर्षित हुए, तो समाजवादी विचारधारा को काउंटर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था। आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा गया कि आपकी जान भी आपकी नहीं है। आप अगर आत्महत्या करेंगे तो भी जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपका जान भी स्टेट का है। इसीलिए जब जान स्टेट का है तो जान माल की रक्षा की जिम्मेवारी भी स्टेट की। तब कहा गया कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अपनी तमाम चीजें जो है हमारी बुनियादी जरूरतें, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी सरकार की है। दुनिया की राजनीति बदली, समाजवादी विचारधारा अपने अंतर विरोधों की वजह से और पूंजीवाद का जो प्रोपेगेंडा था उसकी वजह से कमजोर हुआ, और फिर इनका असली चेहरा सामने आया। फिर जब एक मंदी से निकलकर पूंजीवाद दूसरी मंदी में आई, तब उसने एक नया शगुफा छोड़ा, जिसको इन्होंने कहा नौ उदारवाद। हमारे गांव में हमारे एक टीचर थे प्राथमिक स्कूल के, वो कहते थे ये पूंजीवाद शब्दों का बड़ा अच्छा चयन करता है, ये इनका चरित्र होता है, इतना बढ़िया शब्द का चयन करेंगे कि उसके विरोध करने वाले लोग बहुत ही कंजर्वेटिव नजर आए। आप देखिए इनका क्या शब्द है, नियो लिबरल। ये बहुत लिबरल है, और हम लोग जो लिबरलिज्म का विरोध करते हैं हम लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, ऐसा इंप्रेशन ये देना चाहते हैं। क्या है ये नियो लिबरलिज्म? नियो लिबरलिज्म यही है कि अब भेड़ों को उदार होना पड़ेगा भेड़ियों के प्रति, अब जो आम इंसान है उनको उदार होना पड़ेगा शैतानों के प्रति। यही
जब इनको तमाम सेक्टर में इन्होंने अपना मुनाफा कमा लिया है, तब इनको अपनी मंदी से निकलने के लिए नए सेक्टर की जरूरत है। और वो सेक्टर क्या हो सकता है? वो सेक्टर हो सकता है स्वास्थ्य का, वो सेक्टर हो सकता है शिक्षा का। क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अरहर का दाल नहीं खरीदेंगे, आप जो है चने के दाल से काम चला लेंगे, या दाल खाएंगे ही नहीं, आलू की सब्जी बनाकर खा लेंगे। लेकिन अगर आपका किडनी फेल हो जाए तो आपको इलाज कराना पड़ेगा, अगर आप बीमार हो जाए तो आपको इलाज कराना पड़ेगा। आप पढ़े ना पढ़े, हमारे पिताजी नहीं पढ़े लेकिन उन्होंने किसी तरह से मुझे JNU जरूर पहुंचाया। तब इनको नजर आता है इस सेक्टर में मुनाफा, इनको नजर आता है स्वास्थ्य में मुनाफा, इनको नजर आता है शिक्षा में मुनाफा। इसीलिए WTO की अंदर एक भारी मीटिंग हो रही है। और यह जो हमारे मोदी जी हैं, जो विकास का एक बहुत बड़ा झंडा उठाए हुए हैं, और वो झंडा इतना ऊंचा है जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। हम पूछना चाहते हैं कि उस विकास में हमारा क्या स्टेक होगा। जब आप शिक्षा को नॉन ट्रेडेबल सेक्शन से उठाकर ट्रेडेबल सेक्शन के अंदर डाल देंगे, इसका मतलब यह होगा कि जिसके पास जितना माल है वो उतना शिक्षा पाएगा। मतलब जिसके पास जितना पैसा है वैसा मोबाइल वो खरीदता है, उतना रिचार्ज करवाता है। मतलब अगर आपके पास 1 ईयर का पैसा है तो आप 1 ईयर पढ़ेंगे, दूसरे ईयर में आपका टॉक टाइम खत्म हो जाएगा और आपका एजुकेशन अधूरा रहेगा। सरकार ये ऐसे ही, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्लाइट मोड में नहीं है, ये पर्पस से फ्लाइट मोड में है। और वो पर्पस ये है कि यह दुनिया के ठेकेदारों को दिखाना चाहते हैं कि आओ भारत का ये मानचित्र अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि इस जगह पे आप बहुत आराम से मुनाफा कमा सकते हैं। या जो खरीद बिक्री चल रही है, तब उसको देखकर लगता है कि हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, हमने किसी कंपनी का CEO चुन लिया है। और ये हर जगह में हमारा सौदा कर रहे हैं। एक तरफ मुल्क को बेचने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ चल रहा है 4 बच्चा, तीसरे तरफ चलेगा घर वापसी, नव विवाह, गाय का मांस, घोड़ा का मांस, गधा का मांस। एक तरफ आपको असली मुद्दों से भटकाया जाएगा और दूसरी तरफ जो तथाकथित भावनाएं हैं उनको भड़काई जाएगी और लोग भड़क भी रहे हैं। उसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। इस तरह की चीजों को हमको बहुत ही रेशनली और साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो मार्क्सिस्ट नहीं होंगे, मैं उनको नहीं कहता हूँ कि वो मार्क्सवादी हो जाए, लेकिन कम से कम बुद्धिवादी तो जरूर हो जाए। और बुद्धिवादी तरीके से अगर सोचेंगे, जो लोग के हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, अच्छा है आप भारत माता की जय कीजिए, आपको अपनी माता का ख्याल नहीं है, आप भारत माता की देश के अंदर पेंशन योजना को बंद किया गया तो वो किसकी सरकार थी? वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी महान कवि की सरकार थी। उन्होंने ही पेंशन योजना को खत्म किया। निजीकरण की ऐसी व्यवस्था की गई कि भारतीय उत्पाद अब जो है विदेशी उत्पादों से कंपटीशन नहीं कर सकते। देखते देखते हमारे रेडी पटरी के दुकानों से सत्तू गायब हो गया और पेप्सी कोला आ गया है। और ऐड कैसा आता है? ऐड आता है, यही है लाइफ चॉइस बेबी। यही है लाइफ चॉइस बेबी का कंसेप्ट है। यही हमको फंसाता है कि हम तुलना करने लगते हैं कि मनमोहन अच्छा है कि मोदी अच्छा है। ठीक बोलता है मोदी कि उसके पास 56 इंच का सीना है। हमारी सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है और हम तुलना करने लगते हैं कि पेप्सी अच्छा है कि कोका कोला अच्छा है, एडिडास अच्छा है कि नाइक अच्छा है। यह जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारी चेतना है, उसके ऊपर आज हमला हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे ABP के दोस्तों को कि आप क्यों नहीं पूछते हैं अपनी सरकार से, अगर आपको भारत माता के साथ साथ अपनी माता का भी चिंता है तो वृद्धा पेंशन योजना क्यों बंद करने की तैयारी चल रही है? क्यों जो मनरेगा है उसको क्यों आज जो शिक्षा बेचा जाएगा तब उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? तब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, नेट फेलोशिप वापस नहीं हो सकता है, हम इसको होने नहीं देंगे। हम बोले ये बात सिर्फ JNU में बोलेंगे कि दूसरी जगह भी बोलेंगे? इन्होंने कल कहा कि हम भी यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करेंगे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, और आप जो यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करेंगे तब तो पूरे देश में स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि आपके अनुसार आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन हैं। स्ट्राइक कीजिए, बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ भी स्ट्राइक कीजिए।
और लगाइए अपने सरकार के खिलाफ नारा कि शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, शिक्षा का निजीकरण हम नहीं करेंगे। ये बहुत समझदार है। इनको लगता है कि जहाँ लोग प्रगतिशील बात करते हैं वहाँ ये भी थोड़ा सा प्रगतिशील होने का नाटक करते हैं। इनका जहाँ सबसे बड़ा यूनिट है, बड़े बाउंसर टाइप के कैडर होते हैं, वो मार नहीं खाए। हमारा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसका हाथ टूट गया है। तो हमको लगता है कि मोदी असर देखिए, मोदी का प्रभाव देखिए। वो तस्वीर खिंचवाने का स्टाइल ऐसे है जैसे जीवानंद तस्वीर समझने की जरूरत है। ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि आप इसके लिए काबिल तारीफ हैं। आप शॉर्ट नोटिस में सैकड़ों की संख्या में जमा हो जाते हैं। यूनियन का पोस्टर नहीं निकलता है, फिर भी आप 2 बस भर करके यूजीसी को जाकर घेर लेते हैं। हम लोग वहाँ बंद थे और आप लोगों ने यूजीसी को घेर करके बाध्य किया दिल्ली पुलिस के हमारे साथ। एकजुटता को तोड़ने की तैयारी चल रही है। कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ, और आपको मिले तो उनसे भी पूछिएगा कि मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूँ। पहला सवाल यह है कि आप JNU-SU के पदाधिकारी हैं और JNU-SU किसी संगठन का नहीं है, JNU-SU स्टूडेंट का है। और JNU-SU ने जब एक कॉल दिया, JNU 20 तारीख को पता चला कि ऐसा मिनट आया है यूजीसी का कि नॉन नेट फेलोशिप को खत्म किया जाएगा, एक संगठन DSF ने EPG बर्लिंग का कॉल दिया। उसके बाद इमीडिएट हम लोगों ने यूजीसी पे जाने का एक कॉल लिया। उस कॉल में जाने से पहले जो मेस कैंपेन होना था, मैं यहीं से उनको कॉल किया हूँ। मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत धर्म को मानते हैं, लेकिन मैं इतना कोशिश जरूर करता हूँ कि जो लेनिन कहते हैं कि आपके थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं यहीं से बैठ करके उनको कॉल किया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कहाँ हो, तो कहता है मैं अभी आरती कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है आरती वारती कर लो, जब आरती से फुर्सत हो जाए तो कल एक प्रोटेस्ट है उसमें चलना। तो वो मैं कैंपेन में नहीं आया। उसके बाद कल जब हम लोग गंगा ढाबा पहुंचे अगले दिन, तो फिर मैंने उसको वहां से कॉल किया कि अब कहाँ हो, अब तो आरती खत्म हो गया है। तो कहा कि हम जो है यूजीसी के पास ही हैं, आप आ जाइए जल्दी से। हमने कहा तुम पहले ही पहुंच गए? बोला हाँ। बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं। एक काम करो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कह रहे हैं कि आज यूजीसी बंद है, तुम जरा पता लगा दो कि यूजीसी बंद है कि खुला हुआ है। आधे घंटे के बाद कॉल करता है, कहता हमने अंदर से फोन करके पता किया है कि यूजीसी आज बंद है। मुझे उसकी बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर वो यूजीसी पे ही खड़ा है तो आधा घंटा कैसे वक्त लग गया उसको पता करने। हमको लगा कि जरूर झंडे वाला ने कॉल किया होगा, पूछा होगा जो है आप लोग हमारे देहात में कहते हैं भांग देना, मतलब बर्बाद। तो फिर हमने जो है अपने दूसरे साथियों को कहा कि जरा पता लगाइए खुला है कि बंद है। पता चला यूजीसी खुला हुआ। हम समझ गए कि इसका क्या मंशा है। फिर हम लोग 2 बस में भरकर वहां पहुंचे और वहां पर लोगों का एक एंगर था, एक गुस्सा था, वो दिखा। गेट को खोलते हुए लोग जो है, टूटा नहीं है, इस बात को हम लोग भी अति उत्साह में नहीं बोलते, गेट खुल गया, धक्का देने पे खुल गया। गेट जो है खोलते हुए जो है हम लोग अंदर पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया ये हमारी संपत्ति है, इसलिए शीशा वैसा नहीं तोड़ना चाहिए, यहीं बैठ करके हम लोग इसको कब्जा करते हैं, तब तक हमारे प्रतिनिधि बात करने के लिए जाएंगे। एक और डेलीगेशन अंदर गया और फिर वही बात होना था। राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी बहुत पसंद होगा, गोल गोल घुमाना शुरू किया इन लोगों ने। हम कहते थे कुछ, ये बोलते थे कुछ और। हमने कहा ये बताइए कि आपने इतना बड़ा फैसला बिना सोचे कैसे ले लिया? यूजीसी जो इतना बड़ा संस्थान है वो एंटी स्टूडेंट पॉलिसी को कैसे इंडोर्स कर सकती है? तो वो कहे इतना बात तो मुझे नहीं पता, ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी से बाहर है। हमने कहा जिसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसी को बुला दीजिए। और उधर से शायद जवाब आया कि आप कह दीजिए कि हम रिव्यू करेंगे। हमने कहा कि आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू में फिर आप यही रिव्यू कर देंगे कि नहीं जो हमने फैसला लिया है वही सही है। आप कहिए कि हम रिव्यू करके इसको खत्म करेंगे, तब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और जो हमारा 2 इम्पोर्टेंट डिमांड था, पहला कि यह जो इन्हांसमेंट का मुद्दा है, जो सालों से जिसको लेकर JNU-SU लड़ रहा है, उसको आपको मानना पड़ेगा। और
नॉन नेट फेलोशिप एमफिल के लिए 5,000 से बढ़ाकर 8,000 और पीएचडी को 8,000 से बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपया करना पड़ेगा। और तीसरा डिमांड था कि चूंकि बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है, जेएनयू अपने आप में कोई अनोखा नहीं है, यह भी हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी है और दूसरी भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोगों को भी फेलोशिप मिलना चाहिए। हमारे ही भाई बंधु जिनका नहीं हो पाता है वही तो वहाँ पढ़ते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वहाँ भी लोगों को फेलोशिप मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी दो मुद्दे पे हम कोई पोजीशन नहीं ले सकते हैं। हम बोले ठीक है, तब हम अपना पोजीशन अपने स्टूडेंट कम्युनिटी से लेकर आते हैं। हम लोग बाहर आए और स्टूडेंट से बात किया, लोगों ने कहा कि अगर इस पे कोई कंक्रीट एश्योरेंस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसी प्रेमाइस में बैठ गए और इस तरीके से हमारा आंदोलन शुरू हो गया। पहला सवाल है एबीवीपी से कि जब जेएनयू का कॉल था तब आपने उस कॉल को ज्वाइन क्यों नहीं किया, अगर आप कहते हैं कि आप जेएनयू? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जब वहाँ आंदोलन चल रहा था तो रात को 1 बजे आपके 3 ऑफिस बेरर जो डूसू के हैं वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कम और अपने आप को मॉडल ज्यादा दिखाते हैं और उन्होंने कहा भी कि यही जेएनयू प्रेसिडेंट है। तो हमने कहा जी, कहा शकल अच्छी नहीं है, बात अच्छी कर लो। हमने कहा तुम्हारी शकल बहुत अच्छी है, तुम मॉडलिंग के लिए जाओ। समझ गए, वहाँ पैसा लेकर के जो चुनाव लड़ता है वो मॉडलिंग ही कर सकता है, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं और यहाँ पॉलिटिक्स करने आए हैं। मैंने कॉल किया ज्वाइंट सेक्रेटरी को कि तुम्हारा 4-5 बाउंसर सब आया है दिल्ली से और वो डिस्टर्ब कर रहा है हमारे आंदोलन का, अगर तुमको दशहरा से फुर्सत हो गई है तो आ जाओ। और इसको पता नहीं था कि ये लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लोग वहाँ से आए, गर्दन में जैसे मफलर लगाते हैं ना, झंडा को उसी तरह से लगाते हुए आए जेएनयू से कुछ लोग, और जब वो वहाँ पहुंचे तो उनकी भी ताकत बढ़ गई। उन लोगों ने क्या किया, हमारा पोस्टर फाड़ना शुरू किया। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और इसके सामने जेएनयू का पोस्टर फाड़ा गया। हमारी जो कॉमरेड है उनको गाली दिया गया, पत्थर फेंका गया, ये तमाम चीज इसके सामने हो रहा था। हमने कहा गौरव, बात पार्टी की नहीं है, बात जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी की है। तुम्हारे सामने ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इस पर तुमको पोजीशन लेना पड़ेगा। वो बोला, वो कोई पोजीशन लेने की बजाय, हमसे बात करने की बजाय पीछे हो गया। उसके बाद कहे कि ठीक है, हम लोग आपस में बात किए कि इसके साथ हमको क्लैश नहीं करना चाहिए, इससे जो हमारा 3 दिन का आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। जब इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने पुलिस महकमा का इस्तेमाल किया और सुबह 5:30 बजे भारी संख्या में पुलिस आई और लगभग 100 लोग जो वहाँ मौजूद थे उनको उठाकर भलसभा डेली लेकर के चली गई। हमारा दूसरा सवाल है कि अगर आपको आंदोलन करना था तो आप रात को 1 बजे वहाँ क्या करने आए? और रात को 1 बजे जब आए, हो सकता है कि दशहरा से फुर्सत आपको मिल गई हो, जैसा कि ये बोल भी रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हम भसान करने गए थे दुर्गा जी का, उसके बाद हमको फुर्सत मिल गई, अच्छी बात है। तो रात को 1 बजे आए तो वहाँ आकर के यूजीसी के खिलाफ नारा लगाते, वहाँ आकर के जेएनयू का पोस्टर क्यों फाड़ रहे थे, वहाँ आकर जेएनयू स्टूडेंट के ऊपर मार रहे थे। देना पड़ेगा। तीसरा सवाल है कि जब सुबह में हम लोग डिटेन हो रहे थे, ठीक है, तो हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी वही जेएनयू का फटा हुआ पोस्टर उठा करके कहता है हम भी डिटेन होंगे। कहा कि तुमको डिटेन नहीं करेंगे, तुम जाओ, तुमको डिटेन करेंगे तो हमको डिटेन होना पड़ जाएगा सरकार के आदमी। बात तो है कि फोटो सेशन छूट गया, ये तो डिटेन वहाँ हो नहीं पाया। उसके बाद जो हमारे साथी लोग जेएनयू से दूसरे इलाकों से वहाँ पहुंचे, तब ये लोग भी 20-25 की संख्या में पहुंचा और वहाँ पे लौटने लगा रोड। पुलिस इसको पकड़ ही नहीं रही थी, इसको लगा कि कुछ करना पड़ेगा तभी तो पुलिस पकड़ेगी, और पुलिस पकड़ेगी नहीं तो फोटो कैसे खिंचाएगी? और पकड़ करके देखियो मजेदार, यहाँ चंद्रभागा के पास पकड़ा और वहाँ लोन के पास ले जाकर छोड़, यही इनका डिटेंशन था। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है कि जब आप पर्चा निकाल के कह रहे हैं कि नॉन नेट फेलोशिप वापस हो गया, तो आप प्रोटेस्ट करने 1 बजे या सुबह में क्यों गए? तीसरा सवाल हमारा एबीवीपी से। और चौथा सवाल जो अभी एक ट्वीट आया है कि ट्वीट करने में तो महारथी हमारे मोदी जी भी हैं और स्मृति जी भी हैं, तो जो ट्वीट एबीवीपी कर रहा है वही ट्वीट स्मृति ईरानी क्यों नहीं कर देती है? स्मृति ईरानी कहे मीडिया को
कि हम नॉन नेट फेलोशिप को वापस नहीं करेंगे, तब हम मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। वरना हमको तुम्हारे बात पे, जब स्मृति ईरानी के बात पे भरोसा नहीं है तो तुम्हारे बात पे कैसे भरोसा करेंगे। लेकिन कम से कम HRD मिनिस्टर होने के नाते, अब तो जो चुन लिया है उसको तो मानना पड़ेगा। इस नाते से आप एक जो है पब्लिक स्टेटमेंट जारी कीजिए, आप एक प्रेस रिलीज जारी कीजिए और बताइए कि हाँ, हम नॉन नेट फेलोशिप को वापस नहीं करेंगे। और स्टूडेंट का जो डिमांड है कि हम नॉन नेट फेलोशिप को बढ़ा कर देंगे और सबको देंगे, ये 3 मुद्दे पे जो है स्मृति ईरानी को पोजीशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज हमको नहीं लगता कि हमको अपने आंदोलन को और अपने मोमेंटम को लूज करना चाहिए। ये हमारा अपील है। बात यह है कि स्मृति ईरानी इनकी है, लेकिन मैं मानता हूं कि HRD मिनिस्टर वो पूरे देश की हैं। और जब भी मिलना होता है तो ABVP के लोगों को ही बुला करके कान में कह देती है कि ऐसा होने वाला है। आजकल ऐसा हो गया है कि ABVP का पोस्टर आते ही लोग चर्चा करने लगते हैं कि लगता है ये होने वाला है। इस तरीके का माहौल कैंपस में बन रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं निकलता है। अगर ABVP का चरित्र ऐसा है तो किसी मुगालते में मत रहिए कि स्मृति ईरानी और मोदी का चरित्र उससे अलग होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग वहीं से लेकर के आते हैं। ये सब लोग एक ही झंडे के नीचे ऐसे भारतीय संस्कृति बचाते हैं। इसीलिए हमारा आप सब लोगों से अपील है कि हमको विजिलेंट रहने की जरूरत है। और जो मोमेंटम पूरे देश के अंदर ऑक्युपाई UGC के नाम से खड़ा हुआ है, उस मोमेंटम को हमको वहां तक लेकर जाना है जो शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जाता हो, जो शिक्षा को बेचने के खिलाफ जाता हो। हमारा ये आप लोगों से एक अपील है कि कुछ भी होता रहे फेसबुक पे या ट्विटर पे, लेकिन JNUSU के नाम से ऑफिशियली जब एक पोजीशन आए, आप सब लोग अभी तक जो उन्होंने अपने यूनिटी दिखाया है, उस यूनिटी को बनाए रखिए, उस एकता को बनाए रखिए। और हमारा विश्वास है कि जो एकता है, उसकी जो लड़ाई है जो पूरी दुनिया में चल रही है, उस लड़ाई में हम WTO को हराएंगे, निजीकरण को हराएंगे और शिक्षा का जो हमारा बुनियादी अधिकार है उसको हम लेकर रहेंगे। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ा हुआ लेकर रहेंगे, सबके लिए लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अभी हमारे साथ और भी संगठन के लोग और भी इंडिविजुअल जो यूनियन के हर एक कामकाज में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग भी आए और अपनी बात रखें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उनकी भी बात को पूरी तरह से सुने, ताकि हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सकें। अब मैं चाहता हूँ कि JNU की वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड सहला आए और अपनी बात को रखें। उसके बाद जो लोग साथी, जो इंडिविजुअल अपनी बात रखना चाहते हैं,